Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So finally, after the algebraic portion of our class 12, algebra खत्म होता है यहाँ पे. एक चैप्टर और है वैसे algebra का, LPP सेकंड बुक के अंदर वो आएगा जब देखेंगे, या omitted portion है या क्या नहीं देखेंगे उसके बारे में. सेकंड बुक में आएगा, अभी वो दूर है. अलजेब्रा का बस वही पोर्शन बचता है, बाकी अलजेब्रा ओवर. अब हमारे दो पोर्शंस बचते हैं यहाँ पे. कितने? 3 पोर्शंस एक्चुअली. एक पोर्शन है हमारा कैलकुलस, जिसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर्स हैं. डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर का आप ओवरऑल देखें तो इसको डिफरेंशिएशन का नाम कह सकते हैं इसको. देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. 4 तो ये हो गए, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो ये 5 चैप्टर हमारे कैलकुलस के हैं. उसके बाद फिर हमारे 2 चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के, वेक्टर एंड 3D. एक चैप्टर वेक्टर है, एक चैप्टर 3D है. 2 पोर्शंस ये बचे, और आखिरी पोर्शन बचेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि उसके अंदर आएगी प्रोबेबिलिटी. क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा. ओके, सो ये 3 पोर्शंस हमारे बचे. ओके, चलिए. तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा चैप्टर नंबर 5, और यहां से बेटा आपका कैलकुलस पोर्शन शुरू हो रहा है. क्या शुरू हो रहा है? कैलकुलस, a different branch of mathematics. जैसे ज्योमेट्री एक डिफरेंट ब्रांच है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक डिफरेंट ब्रांच है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक डिफरेंट ब्रांच है, जैसे कैलकुलस इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि इस ब्रांच की जरूरत क्या है, क्यों पढ़े हम कैलकुलस, व्हाई कैलकुलस इज नेसेसरी. ऐसा कौन सा सवाल है जो हमको वैसे नहीं मिल पा रहा कि कैलकुलस की जरूरत पड़ रही है, कैलकुलस एक्स्ट्रा क्या करके दे रही है. सो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. देखो, मुझे एक चीज बताओ, सोचना जरा ध्यान से. मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी कि लेट्स से कि सपोज करो ये पुलिस है और ये थीफ है, चोर है. इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है. इनिशियल डिस्टेंस क्या है? थीफ ने जैसे ही पुलिस को देखा और पुलिस ने जैसे ही थीफ को देखा, तो उन दोनों के बीच में 100 मीटर का अंतराल था. तो थीफ भागा, पुलिस भी उसके पीछे भागा, 100 मीटर का अंतराल था. अब पुलिस को अगर थीफ को पकड़ना है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी. सो लेट्स से कि थीफ से दुगनी स्पीड में पुलिस भाग रहा है, थीफ से दुगनी स्पीड में भाग रहा है. तो अब कुछ देर के बाद मान लो थीफ जितना भी चला, पुलिस उससे दुगना चला, क्योंकि दुगनी स्पीड में भाग रहा है. तो पुलिस लेटर से थोड़ा सा आगे यहाँ पहुंच गया होगा, फिर वो थोड़ा सा आगे यहाँ पहुंचा होगा, तो पुलिस थोड़ा सा आगे यहाँ पहुंचा होगा. ऐसे करते करते वो गैप कम हो रहा होगा उनके बीच में. दुगनी स्पीड से भाग रहे हो तो चलो दुगनी स्पीड मत मानो, ऐसे मानो कि वो गैप जो है ना हर 1 घंटे में आधा हो जाता है. क्या कहा मैंने? हर 1 घंटे में. भाई इस समय इनिशियल गैप कितना है? टेल मी. 100 किलोमीटर, 100 मीटर्स. किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा. 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, वो गैप आधा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस डबल स्पीड में भाग रही है. किसी स्पीड में भाग रही है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं. कुल मिलाकर उससे ज्यादा स्पीड में भाग रही है और वो गैप आधा कर रही है. हर 1 घंटे में वो गैप आधा हो जाता है. सो इनिशियल गैप अगर 100 मीटर था, तो 1 घंटे के बाद वो गैप कितना हो जाएगा? 50 मीटर, आधा हो गया. फिर 2 घंटे के बाद और आधा करो, 25 मीटर. फिर 3 घंटे के बाद बोलो बोलो 12.5 मीटर. और फिर 4 घंटे के बाद 6.25 मीटर. तो ये आधा 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 होता जा रहा है. अब पुलिस चोर को पकड़ेगा कब? जब ये गैप क्या हो जाएगा? 0. जब ये गैप 0 हो जाएगा. मानते हो ना इस बात को आप? तो आप मुझे पता लगा के बताओ कितने घंटे के बाद ये 0 होगा. थोड़ा सा अंदाजन पता लगा दो, एग्जैक्ट भी ना तो. सोचो. आपको पता है कि पुलिस चोर को तब पकड़ेगा जब गैप 0 मीटर हो जाएगा. तो आधा आधा हो रहा है. तो कितने घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 6 घंटे के बाद. चलो, तो 5 घंटे के बाद बताना कितना किया आपने. आधा करो. 6.25 का आधा लगभग 3 पॉइंट, और 250 का आधा 125, 3.125 मीटर. ठीक है. 6 घंटे के बाद इसका आधा करो. 3.125 का आधा करना है मुझे. 1.5 और 1250 का आधा होता है 625, और 1.5 1500 वहां से मिला, 625 यहां से मिला, 1500 तो वहां से मिला,
और 625 नहीं मिला, 625, 0625 मिला, तो कितना होगा 1500 और 0625 यानी 1.5625 लगभग। शायद मैंने सही किया नहीं किया, पर ठीक है अंदाजा नहीं। तो कहाँ जीरो हुआ? आप तो कह रहे जीरो होगा, अब बताओ कब जीरो होगा? और आधा करो, करो चलो, पेन पेपर उठाओ, चलो पेन पेपर उठाओ, आधा करते जाओ और मुझे बताओ कितने घंटे के बाद ये जीरो हो जाएगा अराउंड। हाँ ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट गैप। गैप कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये गैप जीरो हो गया तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो मैंने आपको एक एक आंकड़ा दे दिया कि वो उस स्पीड में भाग रहा है कि हर एक घंटे में वो गैप हाफ हो जाता है। अभी इतना है, इसका हाफ हो गया, अभी इतना है, इसका हाफ हो गया, अभी इतना है, इसका हाफ हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पकड़ लेगा उसको, वो कितने घंटे बाद पकड़ेगा वो पता लगा। यू कैन यूज योर पेन और पेपर, और इवन यू कैन यूज कैलकुलेटर। हाफ करने का मतलब डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 करो एक बार, फिर डिवाइडेड बाय 2 करो 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। आप देखो डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जीरो लाना है। तो कब जीरो बनेगा? ये कभी जीरो बन ही नहीं सकता। किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, यू विल नेवर गेट ए जीरो। आप पॉइंटों के अंदर चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, जीरो करने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा। कभी भी डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है क्या? जीरो को डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। तो मैं जीरो को थोड़ा डिवाइड कर रहा हूं, मैं एक क्वांटिटी को, कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करके जीरो बना सकते हो क्या? सोचो जरा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक पॉजिटिव क्वांटिटी कभी जीरो बन सकता है क्या? कब बनेगा? जब जीरो डिवाइड होगा। तो जीरो को थोड़ा डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा हूं, सो इट कैन नेवर बिकम जीरो। सो जनरल मैथमेटिक्स के अनुसार पुलिस चोर को पकड़ ही नहीं पाएगी, पर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे अराइज होती है कैलकुलस की जरूरत। तो कैलकुलस इस बात का जवाब देती है कि वो कितने घंटे के बाद उसको पकड़ेगा। इस बात का जवाब देने के लिए कैलकुलस का जन्म हुआ, क्योंकि जनरल मैथमेटिक्स के हिसाब से तो इस हिसाब से चलते जाए तो उसका वो पुलिस चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाती। समझे क्या? इस टाइप के क्वेश्चन हम कैलकुलस में सॉल्व करेंगे। एक और दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो एक बॉल मैंने ऊपर से फेंकी, मैंने सपोज करो वही 10 मीटर ऊंचाई से फेंकी, तो बाउंस बैक करके ऊपर आती है। तो वो जितनी मैंने डिस्टेंस है उसकी आधी ऊपर आती है। तो 10 मीटर है तो 5 ऊपर आती है, फिर 5 ऊपर आती है, फिर 5 ऊपर मतलब 5 नहीं, आधी 5 की ढाई ऊपर आती है, ढाई की 1.25 मीटर ऊपर आती है। ऐसे करते 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 वो रेस्ट पे कब होगी? रेस्ट पे कब होगी? जब वो जीरो हो जाएगा। तो अगेन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कभी जीरो होगी नहीं। तो इसका मतलब जनरल मैथमेटिक्स ये कह रही है कि वो जिंदगी भर ऐसे चलती रहेगी। ऐसा पॉसिबल है? वो जिंदगी भर बस ऐसे ही चलती रहेगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल स्टेबल होगी ना। सो देयर कम्स द नीड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, सो कैलकुलस की जरूरत कैसे पड़ी वो समझ में आया? ओके। अब कैलकुलस के अंदर चीजें कहां से स्टार्ट होंगी, तो एक इसका टेबल फॉर्म में अगर मैं चार्ट बना दूं, सो कैलकुलस में सबसे पहली चीज जो आएगी दैट इज लिमिट्स। क्या आएगी? लिमिट्स के बाद जो चीज आएगी वो आपके सामने लिखी हुई है कंटिन्यूटी। फिर आप कहोगे सर लिमिट्स क्यों नहीं बताई? 11th में बता चुके हैं, 13th चैप्टर में बता चुके हैं ना। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग कहां से हुई भाई? कैलकुलस की स्टार्टिंग तो लिमिट से होती है, लेकिन इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्यों नहीं हुई लिमिट से? क्योंकि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद अगली चीज आती है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या आती है? और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद अगली चीज आती है डिफरेंशिएशन। हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में ज्यादा फर्क नहीं है, उतना ही फर्क है कि फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना और एक्चुअल इनवर्स निकालना। फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना और एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट करना, जितना फर्क वहां था उतना फर्क है, लेकिन वो प्रायर स्टेज है, वो बाद की स्टेज है। पहले डिफरेंशिएबल प्रूव करना होगा कि डिफरेंशिएट करने योग्य तो है क्या, एंड देन फिर डिफरेंशिएट करना होगा, तो प्रोसेस को कहेंगे अपन डिफरेंशिएशन। सो ये स्टेप्स हैं कुछ कैलकुलस में आगे बढ़ने के। और फिर जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, तो यहाँ से वापस पीछे जाने का जो रास्ता होता है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस क्या होता है? इनवर्स फंक्शन क्या होता है? हर एक मैथ में हर एक ऑपरेशन का उल्टा ऑपरेशन होता है। सो डिफरेंशिएशन का उल्टा ऑपरेशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उल्टा ऑपरेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, सो ओवरव्यू मिला आपको कैलकुलस का। अब स्टार्ट कैसे करें इसको? सो जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग तो लिमिट से करनी चाहिए, पर लिमिट्स तो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। तो लास्ट ईयर पढ़ी थी तो
ऑब्वियस बात है कि हम भूल चुके हैं। अच्छा, ये इस मैथ्स की कह लो या कैलकुलस की ऐसी चीज कह लो जो बच्चे निकालते हैं, बड़ी आसान सी चीज है, पर बच्चों को ये नहीं पता कि वो क्या निकाल रहे हैं। अच्छा, ये छोड़ो, इस पूरे चैप्टर में और आगे कैलकुलस में बड़ी धड़ल्ले से आप बहुत बहुत कुछ निकालोगे, पर आपको ये पता नहीं होगा आप निकाल क्या रहे हो। यही कारण है कि इस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आता। आप निकाल क्या रहे हो जब तक आपको वही नहीं पता, तो बस तो वह गधे की तरह चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते, गधे को पता ही नहीं हो कहाँ जा रहा है, तो उसको इंटरेस्ट आएगा तो निकाल जा रहा हूँ। समझ आया? क्लियर है? सो सबसे पहली जो टॉपिक है लिमिट्स, हालांकि क्लास 11 का टॉपिक है, बट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो मुझे बताइए लिमिट्स का मतलब क्या हो, व्हाट इज मेंट बाय लिमिट? क्या सीखा था आपने 11? लिमिट दो तरह की हो तो बाद में होती है, लिमिट क्या होती वो नहीं पता, बोलो। लिमिट क्या होती वो नहीं पता। लिमिट का सीधा सीधा मतलब होता है टेंडिंग वैल्यू। क्या मतलब होता है? टेंडिंग वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू, पर एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी ज्यादा करेक्ट वर्ड है टेंडिंग वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? टेंडिंग वैल्यू क्या होता है? देखो, अब पूरा पूरा लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये पूरा पूरा फंक्शंस पे चलता है, ये तो पता है आपको। किस पे चलता है? फंक्शंस पे चलता है। और फंक्शन को 2D ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है, ये भी जानते हो आप। चलो तो स्टार्ट करते हैं, चलो हम एक 2D ग्राफ को लेके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। लेट अस से दिस इज ए 2D ग्राफ। ये एक 2D ग्राफ दिख रहा है बेटा, इसमें एक्स वाई एक्सिस नहीं है, बस इसमें एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ। लेट अस से दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड लेट इट दिस बी माय वाई एक्सिस। एक रफ ग्राफ है, ज्यादा एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं हाल फिलहाल के, ठीक है। दिस इज ए 2D ग्राफ। अब सुनिए, मैंने आपको कहा एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुना, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x+3। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x+3, तो उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो इनपुट्स होंगे वो एक्स एक्सिस पे, और एफ एक्स की जो वैल्यू होगी जिसको अपन वाई भी बोल सकते हैं वो वाई एक्सिस पे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो। सो कुछ एक पॉइंट्स ले लूं, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 0 ले ली, तो फिर 0+3 क्या आंसर आया? 3, मतलब एफ ऑफ 0 क्या आया? 3। फिर मैंने एफ ऑफ 1 ले ली, तो क्या आया बोलो? 4। इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो पॉइंट कौन सा मार्क होगा? 0,3। 0 लेने पे 3 आया, तो 0,3 कहाँ आएगा? 0,3 लगभग क्या आएगा? देन 1,4 कहाँ आएगा? 1,4 लगभग क्या आएगा? देन आगे बोलो, 2,6 आएगा, लगभग क्या आएगा? आएगा? आएगा नहीं आएगा? सो ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे एफ ऑफ 2 क्या है, तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है। फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है? क्या है? 5। क्या है? 5। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 क्या है, तो उसका मीनिंग क्या होता है वो समझो। उसका मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे एक्स 2 की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाई किस तरफ बढ़ रहा है। भाई मुझे एक चीज बताओ, एक्स ऐसे बढ़ता है और वाई ऐसे बढ़ता है, एक्स एक्सिस ऐसे आगे बढ़ती है ना, और वाई एक्सिस ऐसे आगे बढ़ती है। सो जैसे जैसे एक्स 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स था 0, यहाँ पे एक्स था 1, यहाँ पे एक्स था 2, तो एक्स 2 की तरफ जब ऐसे बढ़ रहा है, तो उस समय वाई जो है 5 की तरफ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इधर 2 लिख दूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब आप कहोगे सर बात तो वही हो गई ना, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 5 है और फंक्शन की लिमिटेबल वैल्यू भी 5 है। भाई एक्चुअल वैल्यू भी 5 है और लिमिटेबल यानी टेंडिंग वैल्यू भी 5 है, तो फिर अलग से ये कॉन्सेप्ट ही क्यों है? तो अलग से कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डबल डेफिनेशंस के होते हैं, ये तो सिंगल डेफिनेशन है x+3। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं?
डबल डेफिनेशन के। डबल डेफिनेशन वाले फंक्शंस पता है क्या होते हैं? जो दिखते तो ऐसे हैं कि इसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल वहां पहुंचते नहीं है। जैसे आप मैजिक शो मानो, मैजिशियन क्या करता है, दिखता तो आ तो ऐसे रहा है और अचानक से गायब हो जाएगा, लूप खा के वहां से निकलेगा। समझ गए? सो उसके हिसाब से तो उसको दीवार पे जाना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच गया गेट पे। तो टेंडिंग वैल्यू तो दीवार है, एक्चुअल वैल्यू गेट है। ऐसे फंक्शंस भी होते हैं, इसीलिए लिमिट्स की जरूरत पड़ी। जैसे टेंडिंग वैल्यू तो कभी पुलिस चोर को पकड़ नहीं सकती, लेकिन एक्चुअल में तो पकड़ेगी ना। सो इसलिए जरूरत पड़ी एक्चुअल वैल्यू की और टेंडिंग वैल्यू की जरूरत इसलिए पड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऐसे फंक्शंस की, कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं जिसमें लिमिटेबल वैल्यू हमको अलग दिखाई देगी। ठीक है ना, हमको जिसमें लिमिटेबल वैल्यू अलग दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है हमारे पास, मैं दो डेफिनेशन अगर बना दूं इसकी, देखो एफ एक्स इक्वल टू, डबल डेफिनेशन ट्रिपल डेफिनेशन वाले फंक्शंस हमने देखे थे अभी, इसमें तो पहली एक्सरसाइज में ही है। और ऐसे फंक्शंस अपन ने उधर भी देखे थे, कहाँ, लिमिट्स वाले चैप्टर में भी देखे थे और अभी भी देखे थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में भी देखे थे। ठीक है ना? तो देखो मैं कुछ भी बना देता हूँ। जैसे मैंने कहा, अभी वही कह दिया मैंने कि x प्लस 3, एक डेफिनेशन ये है x प्लस 3, और दूसरी डेफिनेशन है इसकी, लेट से x माइनस 1। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो। और ये डेफिनेशन है जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो। ठीक है? तो 2 के इर्द गिर्द फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। 2 या 2 से बड़ी में x प्लस 3 और 2 से छोटी में। अब सुनो, सपोज करो मैं 0 से स्टार्ट कर, सो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 0 पे क्या मानी जाएगी? 0 प्लस 3 यानी 3। तो ये 1 पे क्या मानी जाएगी? 2 या 2 से बड़ी है ना, सो 1 माइनस 1 0। 2 से छोटे में तो इधर आऊंगा ना मैं, तो 0 में भी तो फिर इधर ही आऊंगा। गलत किया क्या मैंने? गलत किया बेटा। मैंने क्या किया? 0। तो 0 तो सेकंड डेफिनेशन में आएगा ना, 2 से छोटा है ना 0, तो सो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ओके, फिर आ जाओ 1 पे। सो 1 भी इसी नीचे वाली डेफिनेशन में, सो 1 में क्या आ जाएगा? 0। सो 1,0, 1,0 कहाँ आएगा? 1,0 यहाँ आएगा। फाइन। आ जाओ 2 पे डेफिनेशन क्या है? ऊपर वाला। 2 पे डेफिनेशन क्या है? 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5 यानी कि 2,5। तो 2,5 यानी कि 1 2 1 2 3 4 5। मैंने हालांकि वो 1 2 3 4 मार्क नहीं किया। राइट, यहाँ तक क्लियर है? और 2 से आगे बढ़ो, 3 पे बढ़ो। सो 3 पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 6, फिर तो ऐसे लाइन से चलता जाएगा। फिर 4 प्लस 3 7, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे फंक्शन 2 की तरफ बढ़ रहा था, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, तो 2 माइनस 1 यहां पे पहुंचना चाहिए था, पर पहुंचा कहां? सो ये तो थी एक्चुअल वैल्यू, नहीं ये तो थी टेंडिंग वैल्यू, ये तो थी टेंडिंग वैल्यू। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिटेबल वैल्यू बताओ एफ एक्स की, एफ एक्स की लिमिटेबल वैल्यू बताओ जब एक्स 2 की तरफ बढ़ रहा था। अब 2 की तरफ बढ़ रहा था, तो अब यहाँ पे भी सवाल यह है कि 2 की तरफ लेफ्ट साइड से बढ़ रहा था या राइट साइड से। सो लेफ्ट से मैं लेफ्ट साइड से बढ़ रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड से इधर से, लेफ्ट साइड से इधर से आऊंगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और राइट साइड से पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मैं बढ़ रहा हूँ लेफ्ट साइड से 0 1 2, तो यानी कि लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन तो ये है ना, लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन ये, तो इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 2 माइनस 1 1। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। पर एक्चुअली एफ ऑफ 2 1 नहीं है, क्या है? 2 प्लस 3 5 है। तो ये देखो, ये एक्चुअल वैल्यू और ये लिमिटेबल वैल्यू डिफर कर गई। ये होती है लिमिटेबल वैल्यू। लिमिटेबल वैल्यू कब डिफर कर जाती है एक्चुअल वैल्यू से? जब दो डेफिनेशंस हो फंक्शंस की। एक एग्जांपल ये हो गया, बाकी और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सिग्नम फंक्शन सीखा है हमने, कितनी बार लूप खाता है? आता है नहीं खाता है? जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन देखो ऐसे आता है, अब कायदे से यहां जाना चाहिए लेकिन घूम जाता है। बोलो, समझ आया? सो लिमिटेबल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू वहां पे डिफर करेगी नहीं करेगी? भाई लिमिटेबल वैल्यू जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं मैं, सो कायदे से सपोज करो मैंने कहा कि -3 पे आंसर 3, +3 -3 पे आंसर 3, -2 पे आंसर 2, -1 पे आंसर 1, 0 पे आंसर 0। तो 1 पे आंसर -1 आना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हो तो सबके चेंज करो फिर। लेकिन 1 पे भी आंसर 1 दे दिया उसने। सो लिमिटेबल वैल्यू तो -1 है, एक्चुअल वैल्यू 1 है। देखो इधर देखो, मॉडुलस फंक्शन ऐसे चलता है। अब कायदे से तो ऐसे जाना चाहिए फिर वो, लेकिन घूम जाता है।
वो वन पे -1 आंसर देना चाहिए, वो 2 पे माइनस, क्योंकि जब वो -1 पे 1 दे रहा है तो 1 पे -1 दे, ये तो होगा एक्चुअल ट्रेंड। तो आपको ट्रेंड देखना है कि एक्चुअल ट्रेंड फॉलो हो रहा है या बदल के ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या था कि -1 पे 1 है तो 1 पे -1, उस हिसाब से सीधा जाना चाहिए था। पर क्या हुआ, उसने अपना ट्रेंड बदल दिया। तो ऐसे मान सकते हो कि ट्रेंड बदल देता है तो ही लिमिटेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आता है। सो लिमिट्स का एग्जिस्टेंस क्यों, वो समझ में आया। लिमिट्स का मीनिंग क्या है, टेंडिंग वैल्यू। क्या वैल्यू, टेंडिंग वैल्यू। अब टेंडिंग वैल्यू निकालने के कुछ हमारे पास तरीके हैं, तरीके क्या हैं। देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन है लेटस से, उसकी आप टेंडिंग वैल्यू निकालो, तो लिमिट लगा दूंगा यहाँ पे मैं, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स लेटस से 3, कि आप वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे, 3 के बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला नंबर देखोगे। अब बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला नंबर ऐसे मत बोलना 2 है, बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला है 3 ही है, वो ऐसे मान लो 3 ही है, यानी उसमें से बहुत ही छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, बहुत ही छोटी वैल्यू को। तो बहुत ही छोटी वैल्यू को कैलकुलस की दुनिया में एच से डिनोट किया जाता है। किससे, एच जो वैल्यू होती है कैलकुलस में, इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू, इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। मतलब 0.000000 एक करोड़ नहीं 10 करोड़ बार 0.0001, इससे भी छोटी, मतलब इतनी छोटी कि करीब करीब उस नंबर से मिली जाए, है ना। एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से वो बहुत छोटी सी वैल्यू माइनस करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और 3 में वो बहुत छोटी सी वैल्यू प्लस करेंगे तो उसके राइट साइड में आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे ना कि 3 की लिमिटेबल वैल्यू बताओ, तो आपका सवाल होगा कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। अगर वो कह रहा है लेफ्ट साइड से, तो आप 3 से जस्ट छोटी वैल्यू पे वो वैल्यू बताओ, वो होगी उसकी लिमिटेबल वैल्यू। और आपको क्या राइट साइड से, सो 3 के जस्ट राइट साइड पे 3.00001, वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो उसकी लिमिटेबल वैल्यू होगी राइट साइड से, जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड। क्लियर है क्या, ठीक है। मैंने कहा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3 की लिमिटेबल वैल्यू बताओ, तो आपका सवाल सर लेफ्ट से बताएं, या मतलब 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो बतानी है, या 3 को राइट साइड से अप्रोच करनी है तो बतानी। मैंने कहा नहीं, एक काम करो, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो। सो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि 3 से जस्ट छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो बताओ, लाइक 2.99999999, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना, इस नंबर पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना, वो उसकी लिमिटेबल वैल्यू होगी लेफ्ट साइड से, 3 की तरफ टेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और 3.0000000 पता नहीं कितनी बार 001, ये बिल्कुल छोटा सा वैल्यू प्लस कर दी मैंने 3 पे, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना, वो फंक्शन की लिमिटेबल वैल्यू होगी राइट साइड से। ठीक है। और जब अपन इस कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे तो जो पहला टॉपिक हमारे सामने आएगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूटी। क्या आएगा, कंटिन्यूटी। क्या आएगा, कंटिन्यूटी, जो हम एक्चुअली कल से शुरू करेंगे। बट आज ऊपर ऊपर से सुनो, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार चलना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लगातार चलना। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, ध्यान से सुनो, सिंपल सी भाषा में बताऊं, सिंपल सी, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने में पेन ना उठाना पड़े। कंटिन्यूअस, ड्रॉ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने में पेन एक बार भी उठ गया, एक बार भी सिंगल टाइम भी, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। सो ये तो हो गया ग्राफ बनाने वाला तरीका। अब क्या सर सबके ग्राफ बनाने बैठेंगे, सबके ग्राफ बनाने बैठेंगे क्या ना। जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, आ जाओ। मैंने आपको कहा एफ एक्स इक्वल टू x+2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड उसकी कांस्टेंट वैल्यू है 10 फॉर x लेस देन 5। भाई एक डेफिनेशन में तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक में कांस्टेंट फंक्शन, दो तरह के फंक्शंस हैं, दो डेफिनेशन दे दी मैंने। इसका ग्राफ बनाओ जरा, इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ मैंने बनाया, बनाना शुरू करो। 0 पे बताओ पहले, तो 0 पे तो 10, 0 पे 10, 0,10 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, लेकिन 5 पे 10 नहीं है। 5 या 5 से ज्यादा पे क्या है, x+2, तो x+2 यानी 5+2 यानी 7, तो 5 पे क्या है 7, ये 10 है तो 9 8 7, 1 2 3 4 9 8 7 लगभग यहाँ पे। अब इसका ग्राफ आप बनाते हो, देखो, तो यहां से उठ के पेन उठा के यहाँ आते,
आते नहीं आते। सो पेन उठ गया ना, सो ये क्या हो जाएगा, मेरा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। समझ गए? जैसे मैंने कहा कि सिग्नम फंक्शन बनाओ, तो सिग्नम फंक्शन में कितनी बार देखो ऐसे करते हो और ऐसे करते हो, बनाया था ना हमने सिग्नम फंक्शन, ऐसे करते हो ऐसे करते हो, तो बहुत बार हमारा पेन उठ रहा है, तो ये ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो बार बार हर इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। सीखा था नहीं सीखा था? मॉडुलस x बाई x इसकी डेफिनेशन थी सिग्नम फंक्शन की। ठीक है, तो अब ये तो हो गया ग्राफ बनाने वाला तरीका। पर ग्राफ कब तक बनाएंगे सर हम? अभी तो इजी सा फंक्शन दिया था आपने x+2। फंक्शन तो ऐसा भी होता है ना, देखो x⁴ + 3x³ - 10x² डिवाइडेड बाय √(x⁵ - +6x²। अब इसमें ग्राफ बनाने बैठोगे और फिर डिसाइड करोगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और ग्राफ भी कब तक चेक करोगे? सो ऑब्वियसली ग्राफ बनाने वाला तरीका प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, ये तो समझाने के लिए था भाई ग्राफ अगर ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? लिमिट्स। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? लिमिट्स। अगर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो ये वो पॉइंट है x = 1 2 3 4 5, x = 5 पे चेक करनी है अपने को। देखो कंटिन्यूटी की जब भी बात होगी ना तो एक पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पे चेक करो कि कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे चेक करो, पर्टिकुलर पॉइंट पे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मैंने कहा x = 5 पे चेक करो कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है। ग्राफ वाला तरीका क्या होगा, आप x = 5 पे देखोगे कि उस टाइम x = 5 पे पेन उठा या नहीं उठा। x = 5 पे पेन नहीं उठा, क्रॉस करके आप 5 वाली कगार को, तो यानी कि 5 पे कंटिन्यूअस है। और मान लो 5 पे पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यूअस। ये तो हो गया ग्राफ वाला तरीका, बट ग्राफ वाला तरीका इज नॉट प्रैक्टिकल तरीका। तो लिमिट्स में कैसे चेक करेंगे? तो हम पता है क्या करेंगे, उस फंक्शन की लिमिटेबल वैल्यू निकालेंगे 5 पर। अब 5 पर लिमिटेबल वैल्यू मतलब 5 की तरफ टेंडिंग, 5 की तरफ टेंडिंग। ठीक है, अब टेंडिंग तो मैंने कहा लेफ्ट साइड से अलग होगी, राइट साइड से अलग होगी, तो इसीलिए दो तरीके की लिमिट्स होती है। एक होती है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होती है RHL। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को पता है लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं लिमिट fx x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब है नेगेटिव साइड ऑफ 5 से आप अप्रोच कर रहे हो। और इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट fx x टेंडिंग टुवर्ड्स 5+, इसका मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ 5 से आप अप्रोच कर रहे हो। तो ये दोनों इक्वल आ जाएं, ये दोनों इक्वल आ जाएं तब ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों इक्वल होके फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल आ जाए, ये तीनों चीज इक्वल आ जाए। मतलब मैं 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा ग्राफ किस ओर जा रहा है, और मैं 5 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू किस ओर जा रही है, और एक्चुअल पहुंच भी वहां रही है। भाई यहां से जा रहा था तो जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मुझे ये बोर्ड लगा हुआ है, मुझे यहाँ पे जाना है, तो मैं यहाँ से जाता हुआ दिखा तो आपको लगा कि हाँ सर इस पैटर्न से चल रहे हैं तो बोर्ड पे पहुंच जाएंगे। और मैं वहां से आता हुआ दिखा तो भी आपको लगा कि इस पैटर्न से, और एक्चुअल में वहां पे पहुंच रहा हूँ, तभी मेरा ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा? होगा नहीं होगा? इनमें से कुछ भी ब्रेक हुआ, लेटेस्ट से मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ ऐसे और मैं वहां से जा रहा हूँ ऐसे, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा कई बार क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम है, यानी कि ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, पर ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, ऐसा भी होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड वैल्यू तो इक्वल है, पर ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, ऐसा भी होता है। वो ग्राफ भी डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। कंटिन्यूअस ग्राफ कब माना जाएगा, जब तीनों चीजें बराबर हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो 100% फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। फिर एक एग्जांपल ऐसा देता हूं जिसमें ये दोनों तो इक्वल हैं पर वो तीसरे के इक्वल नहीं है, तो वो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस तो वही होगा जिसमें तीनों ही इक्वल हो। तो पहला एग्जांपल जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं है, एक एग्जांपल देता हूं, सोचो जरा। देखो लेट अस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ fx = अभी वाला जो था वो भी दे सकते हैं, बोलो fx = लेट अस से मैंने कहा 2x and 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर x > 2, या फिर इधर लिख दो x <2, और इधर लिख दो आपकी बार x > 2। ओके, सो कुछ नेगेटिव वैल्यू से अप्रोच करो 2 को। अब देखो जहां पे एक और चीज, डबल डेफिनेशन वाले फंक्शंस पे जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूटी के होने ना होने के डाउट भी वहीं क्रिएट होगा। भाई 2 पे ब्रेक हो रहा है ना, तो डाउट भी वही है कि शायद 2 पे वो कंटिन्यूअस है या नहीं। सबसे पहले चेक भी उसी पे करें। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो पैटर्न देखेंगे, वो आगे होकर पूछेगा भी 2 पे ही, और ना भी पूछे वो कहते कि बस आप तो चेक करो कंटिन्यूटी, तो आप सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे।
और 2 पे चेक करेंगे, 2 पे कंटिन्यूअस है तो फिर हम क्या एक लाइन लिख देंगे कि जब 2 पे कंटिन्यूअस है तो 2 से पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन ही सेम है तो कंटिन्यूअस होगा, और 2 के बाद भी फंक्शन की डेफिनेशन ही सेम है तो कंटिन्यूअस होगा, तो ओवरऑल वो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो 2 पे चेक करूं तो देखो भाई, आप नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ो कुछ। लेट अस से मैं -5 लगाता हूं। क्या लगाता हूं? -5। तो यहाँ पे लिखते जाता हूँ। बोलो f ऑफ -5 क्या होगा? -5 इंटू 2 -10। बोलो पॉइंट का आएगा -5 -10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आएगा। ठीक है, f ऑफ -4 बताना जरा। -4 इंटू 2 -8, सो -4 पे -8 यानी यहाँ पे। ठीक है, f ऑफ -3 बोलना जरा। -6, तो -3 पे -6 यहाँ पे। अभी देखो कंटिन्यूस है, पेन उठाने की जरूरत नहीं इनको, डॉटेड इन डॉट्स को मिलाने के लिए। f ऑफ -2 बोलना, -4, सो -2 -4 यहाँ पे। -1 बोलना जरा, -2, तो -1 पे -2 यहाँ पे। -1 -2। 0 बोलना जरा, 0 पे 0, दैट मीन्स यहाँ। अच्छा 1 बोलना जरा, 1, f ऑफ 1 बोलना जरा, +2, सो 1 पे 2 यहाँ पे, 1 पे 2 यहाँ पे। ओके, 2 पे बोलना जरा, सो 2 पे 4, दैट मीन्स 2 पे 4 यहाँ। लेकिन 2, अच्छा 2 पे, लाइक देखो 2 पे डेफिनेशन चेंज है, 2 या 2 से बड़े पे 10 चाहिए आंसर। सो 2 पे 10 पे पहुंच गए, अचानक से गायब होकर कहां चला गया? 10 पे चला गया। सो 2 पे ये 10 पे गया, तो 2 पे ये 2 था, 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद हमेशा कांस्टेंट 10 ही रह गया। कांस्टेंट फंक्शन तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। सीखिए ना हमने, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये मेरा ग्राफ बनेगा इसका। तो देखो कैसे कि मैं ग्राफ बनाऊंगा, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस, और अचानक से यहां से फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो ठीक है। अब आप चेक कर रहे हो उसकी लिमिट 2 पर। कहां पे? 2 पर, इस जगह पे आप इसकी लिमिट चेक कर रहे हो। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड से जब मैं जा रहा था तो फंक्शन किस ओर जा रहा था, तो देखो ध्यान से कैसे जा रहा था। -10 -8, देखना ध्यान से, -6 -5 -2 0 2, तो कायदे से 4 पे आना चाहिए था। बोलो, तो इस फंक्शन की लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 नेगेटिव मानी जाएगी 4। समझ आया क्या? क्योंकि लेफ्ट साइड से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस हिसाब से इसको यहां जाना चाहिए था। सो इसकी लिमिटेबल वैल्यू भी 2 है, लेफ्ट साइड से अलग है, राइट साइड से अलग है। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, राइट साइड से राइट वाली डेफिनेशन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, अब राइट साइड से देखो, fx x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव। अब राइट साइड से मतलब ऐसे आ रहा हूं मैं, ऐसे आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं। तो सपोज करो ये लाइन नहीं है, आपको केवल यही लाइन है, आपको ऐसे करो, आप यही बोलते हैं किसी नहीं है, सब सही है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड वैल्यू क्या है? 10। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सारी वैल्यूज ही 10 है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। सो चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है या नहीं है? नहीं है। सो ये तो वो एग्जांपल है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं हुई। इस केस को कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस को क्या कहते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिटेबल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। टेंडिंग है ही नहीं, फंक्शन का कुछ सतुना ही नहीं है, कहीं भी जा सकता है। क्योंकि फंक्शन अगर राइट या लेफ्ट से एक ही तरफ आता हुआ दिखे तो ही उसकी टेंडिंग वैल्यू निकाली जा सकती है। क्योंकि ये कहता है यहां आओ, ये कहता है वहां आओ, फाइनल कंक्लूजन होगा कि इसकी लिमिटेबल वैल्यू ही नहीं। ठीक है, अब एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें लिमिटेबल वैल्यू तो है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से सेम जगह जा रहा हूं, लेकिन वहां पहुंच नहीं रहा हूं वहां पे पहुंच नहीं रहा हूं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू वहां पे सेम नहीं है, वहां पे वो वाली वैल्यू नहीं। क्लियर? तो इसको मैं एक बार डिलीट करूं और कुछ भी एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि देखो इधर लिख देता हूं fx इक्वल टू 2x, वही ले लेता हूं अभी वाला, फॉर x नॉट इक्वल टू 2 एंड 10, वही 10 ले लो, फॉर x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या समझ?
2 जब नहीं है तब तो 2x वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी 2 जब नहीं है तो फिर क्या है, 2 से छोटी या 2 से बड़ी, 2 से छोटी या 2 से बड़ी पे तो 2x लगेगा, और एग्जैक्ट 2 पे क्या लगेगा, 10। बनाना शुरू करें पॉइंट्स। चलो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे बताओ। माइनस कहां से स्टार्ट किया था अपन ने पहले, -5 पे क्या आएगा बताओ, -10। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा। -5 पे -10, -4 पे -8, -3 पे -6, -2 पे -4, बोलते जाओ, -2 1 पे -2, एंड 0 पे 0, 1 पे 2, लेकिन 2 पे क्या है, 10। 2 पे क्या है, 10, तो 10 का मतलब हो गया, ये तो 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 2 पे। अच्छा, 2 के अलावा बाकी सब में 2x है, सो 3 पे क्या है, 3 पे क्या होगी, 6, तो 3 पे क्या होगी, देखो 1 2 1 2 3, 3 पे होगी मेरी 6, यहां होगी। यानी कि ऐसी चल रही है, ट्रेंड तो पूरा फॉलो कर रही है ये ट्रेंड, तो देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। सो देखो हमने 2 पे बात करी ना, तो 2 कहां था, यहाँ पे 2 कहां था, यहाँ पे। सो यहां तक ये फंक्शन बिल्कुल ऐसे चला, बिल्कुल चला, टेंडिंग टुवर्ड्स 4 था, टेंडिंग टुवर्ड्स क्या था, 2 पे ये क्या लिखा मैंने, एक मिनट, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा ना, 2 पे 6 थोड़ी ना, 2 पे तो 10 है ना आंसर, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा ना। सो इस हिसाब से इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जानी चाहिए थी, इस 2 पे कहां जानी चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से भी यही जानी चाहिए थी, चेक करो, यहां तक तो आ गया ना मैं, देखो इसमें मैं यहां तक आ गया, इसमें मैं यहां तक आ गया, अब आगे बढ़ूंगा तो ऐसे ही जाऊंगा, उसमें पीछे से आऊंगा तो भी ऐसे ही आऊंगा, तो आनी तो यही चाहिए थी, लेकिन ना तो राइट साइड से, राइट साइड लेफ्ट साइड से भी यही आनी चाहिए थी, राइट साइड से भी आनी चाहिए थी, लेकिन आई क्या, आई क्या, 10। तो इस फंक्शन का एक्चुअल ग्राफ पता है कैसे बनेगा, ये तो मैंने इंटीग्रल वैल्यू से लिए, ये तो मैंने क्या लिए, इंटीग्रल वैल्यूज। जब मैं कह रहा हूं 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 के अलावा जो नंबर जैसे 1.99 1 पॉइंट, उसमें भी तो वही पैटर्न फॉलो होगा ना। तो इसमें पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ आपको लगेगा बन रहा है, कैसे, ऐसे कैसे पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ आपको लगेगा बन रहा है, पर पता है क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस ये होगा कि 2 पे इस जगह पे, इस जगह पे होलो सर्किल होगा, ये 2 वाला पॉइंट शामिल नहीं है, बस इसकी जगह वो वाला पॉइंट शामिल है, इधर डार्क सर्किल होगा, समझ आया। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है इसकी, राइट हैंड लिमिट भी 4 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 10। लेफ्ट साइड से भी 4 पे आ रहा हूं, राइट साइड से भी 4 पे आ रहा हूं, लेकिन पहुंच रहा कहां हूं, 10। तो ये वो वाला एग्जांपल हो गया जिसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 नेगेटिव एफ एक्स बी 4 है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव बी 4 है, मतलब लेफ्ट साइड से भी 4 पे जा रहा हूँ, राइट साइड से भी 4 पे जा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पे आके मैं क्या कहूँगा, लिमिट एग्जिस्ट। पर अब ये लिमिट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पे भी मैच होनी चाहिए, लेकिन फंक्शन के हिसाब से x इक्वल टू 2 पे एक्चुअल वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 एक्चुअली क्या है, 10, पर ये जो है ये दोनों मिलके नॉट इक्वल टू 10। तो अभी भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस करना पड़ेगा। क्यों डिसकंटिन्यूअस करना पड़ेगा, यहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से बनाऊंगा, अब ये पॉइंट खुद नहीं है ना शामिल, तो उसके नजदीक आके रुक जाऊंगा, एक पॉइंट वहां डालूंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर यहाँ से बना के कंटिन्यू कर। सो डिसकंटिन्यूअस तो हुआ ना, पेन तो उठाना, क्योंकि वो दैट वेरी पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, तो 2 केस समझ में आए। पहला केस, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ही अलग अलग है, यहां से कहीं और पहुंच रहा है, वहां से कहीं और पहुंच रहा है, वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। दूसरा केस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, फंक्शन आ एक ही तरफ रहे हैं पर पहुंच नहीं रहे, पहुंच कहीं और रहे, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कुछ और है, तो वो वाला भी डिसकंटिन्यूअस। और जिसमें तीनों ही चीजें सेम हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, एंड फंक्शन की वैल्यू भी सेम हो, उस ग्राफ को कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ। यहां तक क्लियर है। अब कंटिन्यूटी को फॉर्मूला से तो कल स्टार्ट करेंगे, अभी अपन ने ऊपर ऊपर से, यानी कि पहला टॉपिक छेड़ दिया है मैंने, जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, बुक पे आओ, एक्सरसाइज नंबर जो 5.1 है कंटिन्यूटी, इसका टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया रफली तो, और करीब करीब बहुत कुछ बता दिया, अगर आपको बशर्ते समझ में आया हो तो, है ना। अब लेकिन अब ये सारी चीजें अभी जो मैंने बोली, ये क्वेश्चंस में नहीं लिख सकते ना, कि देखो सर यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, ये सब क्वेश्चंस में नहीं लिख सकते। देखो पेन उठ गया, क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है, सो क्वेश्चंस में विद द हेल्प ऑफ लिमिट सॉल्व करना है, मैंने क्या कहा, विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। तो क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए नाम का कोई नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ एक्स,
इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स वही a नाम का नंबर फ्रॉम द राइट साइड fx एंड इट इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ a। ये तीन चीजें जब बराबर हो जाएंगी तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं ये बात कह सकता हूं, क्या देखा, फंक्शन fx इज, मतलब ये बात हो जाएगी तो इंप्लाई करेगा fx इज कंटिन्यूअस एट, कंटिन्यूटी की बात हमेशा एक पॉइंट पे की जाती है, एट x इक्वल टू a। इस x इक्वल टू a पे वो कंटिन्यूअस होगा जब ये बात, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे। अब जब अपन ये लिमिट सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाली लिमिट, ये वाली लिमिट, दिक्कत तो इसी में आएगी क्योंकि f ऑफ a तो कोई भी निकाल लेगा, पुट अप करना है बस। जब अपन ये दोनों सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, जब अपन ये दोनों सॉल्व करेंगे तो अपने को कुछ ऐसी वैल्यूज निकल के आएंगी जिसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट वैल्यू। वो वैल्यूज कैसी होती है कल ही डिस्क्लोज करूंगा मैं ढंग से। वो वैल्यूज कुछ ऐसी होती है जैसे 0/0, जैसे ∞/∞। तो ऐसी वैल्यूज जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, और भी हैं 5-7 पूरे एग्जांपल्स हैं। उन वैल्यूज में हम क्या करते हैं, लिमिट्स को सॉल्व डायरेक्ट ना करके कुछ लिमिट इक्वेशंस की मदद पड़ती है। किसकी? लिमिट इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी उन लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसी वैल्यू आती है 0/0, ∞/∞, ऐसी वैल्यूज आती है तो ही जरूरत पड़ेगी, नहीं आती है तो बस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे, मतलब जस्ट फिर तो पुट करनी है, बस वैल्यू पुट अप करनी है। याद रहे, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनडिटरमिनेट वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इसका आंसर है मेरे पास, इसका आंसर इनफाइनाइट होता है, इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। क्लास 11-12 में इनफाइनाइट को भी जगह दी गई है। क्लास 10th तक तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता था। क्लास 10th तक इनफाइनाइट क्या होता था? नॉट डिफाइंड। लेकिन क्लास 11-12 में इनफाइनाइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी भी एक नंबर है जो है बहुत दूर लेकिन है। तो समथिंग, मान लो 3/0 आ जाए तो उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म मत मान लेना, वो तो डिटरमिनेट फॉर्म है ना। हाँ, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ऐसी आ जाए तो अपने को लिमिट इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। वो लिमिट इक्वेशंस आपकी बुक में 4-5 है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करा के 6-7 मैंने यहाँ पे लिखवाई हुई है। सो वो 6-7 लिमिट इक्वेशंस हमको सीखनी है। ठीक है, तो जो नोट्स है वो बता दूं, आप अभी नोट करोगे या घर जाके कर लोगे? हाँ, घर जाके कर लोगे। सो देखो बेटा, ये क्लास 11 का ही रिवीजन है। लिमिट्स, सबसे पहले कंटिन्यूटी से पहले लिमिट्स। पहले लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड। मतलब समझ में आ गया? डिमॉन्स्ट्रेट ऐसे करते हैं अपन, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, ए नेगेटिव है ना, यानी उस ए के बिल्कुल नेगेटिव साइड से देखना है। तो ए के जस्ट नेगेटिव में कौन सा नंबर होगा? a-h। वो h नाम का छोटा सा नंबर माइनस कर दूं तो a के जस्ट लेफ्ट में आऊंगा। जैसे मान लो छोटा सा नंबर है 0.00001, तो 3 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा होगा? 2.99999। वो कैसे मिलेगा? 3 में से वो 0.001 माइनस करना पड़ेगा। सो इस लिमिट को मैं कन्वर्ट कर देता हूं लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मतलब h वो छोटा सा नंबर है जो 0 को टेंड कर रहा है, 0 के नजदीक का नंबर है। ठीक है, और इधर क्या कर दूंगा, x की जगह a-h। फिर इस पार्ट को सॉल्व कर दूंगा और वो लेफ्ट हैंड लिमिट का, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला बन गया। ये क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, इसको a-h की जगह अब उस a में जोड़ देंगे, वो छोटे से नंबर को a में जोड़ देंगे तो a के जस्ट राइट साइड में बैठ जाएंगे। माइनस कर देंगे तो a के जस्ट, a कोई भी नंबर हो सकता है जिसपे अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस a के राइट साइड में बैठना है, छोटा सा नंबर h जोड़ दो। लेफ्ट साइड में बैठना है, छोटा सा नंबर h माइनस कर दो। सो राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट, ये a-h, ये h गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे x आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको प्लीज मॉडिफाई कर लो, मैं बाद में कर दूंगा, आप इसको करेक्ट नोट करें, है ना। x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस समझ में नहीं आएगा ना, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे x की जगह क्या लिख दो? a प्लस h। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ पे एक मिनट हुआ कि ये x a-h क्यों बना, ये x जो है वो a-h क्यों बना, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो मैंने क्या किया, चलो मैंने x की वैल्यू क्या रखी है, x की वैल्यू क्या रखी है? a-h। तो इधर देखो स्क्रीन पे, तो ये x भी a-h होगा, होगा, ये x भी क्या होगा? a-h होगा। ठीक है, तो ये a से a कट गया तो -h की वैल्यू 0, तो h की वैल्यू भी 0, तो ये x टेंडिंग टुवर्ड्स a जो है h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में चेंज हो गया। समझ आया? ठीक है, ये सारी बातें हम 11th में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मिल गया आपको। अब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट की हुई तब कब मानी जाती है कि कब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो? सेम हो। द लिमिट ऑफ
fx exists at x equal to 0 only and only when LHL at x equal to 0 should be equal to RHL at x equal to 0। LHL को ऐसे लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताओ उसका, अभी ऊपर पढ़ा, बोलो। h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे ऐसे, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, h में कन्वर्ट कर दो, सारी लिमिट को h में कन्वर्ट कर दो, वहां से सॉल्व हो जाएगा, है ना। s टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो फिर x किस में चेंज हो जाएगा, a प्लस h। कुल मिला के ये वैल्यू बराबर आए तो मैं कह दूंगा लिमिट ऑफ fx एग्जिस्टेड। बोल तो ऐसे दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या है इसका, कि राइट लेफ्ट से जाएं तो एक ही जगह पहुंचे, इसका मतलब ये, ठीक है ना। मतलब राइट की साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एक ही तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, एक ही तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, इस बात को मैथमेटिकली कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। इस बात को मैथमेटिकली क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करना। सो मैं क्या कह रहा था, लिमिट इक्वेशंस कुछ 5-7 सो इजी सी हैं। सम इंपॉर्टेंट लिमिट इक्वेशंस क्लास 11th में हमने उनको स्टार्ट किया था और कुछ लिमिट इक्वेशन को सॉल्व भी किया था। सो पहली दो तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देखो सबसे खास बात है, सबके नीचे एक्स है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x 1 होता है, फिक्स याद रखना है। तो कल को हमने h में कन्वर्ट कर दी ना उसको, तो कल को h से आ जाएगा, देखना ध्यान से, h से आ जाएगा और h से आ जाएगा, h से आ जाएगा। अब अगर आप h की वैल्यू 0 रखो, देखना ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 by 0, sin 0 0 होता है, मिल गए इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब आप h की जगह 0 नहीं रख सकते, आपको लिमिट इक्वेशन यूज करनी है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है 1, ठीक है, डन। ये की यही 10 में चलेगी, सेम टू सेम। अच्छा, ये की यही साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x में भी चलेगी, साइन x में भी चलेगी और tan x में। आप कहोगे सर 11th में तो बताया नहीं था, 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही नहीं थे, अभी आ गए। सो ये साइन x में जो चलेगी वो साइन इनवर्स x में भी चलेगी, और जो tan x में चलेगी वो tan इनवर्स x में भी चलेगी। अब ये दो तरह के फंक्शंस जो हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये इस चैप्टर की 5वीं एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस होंगे, ये 3 तरह के लिमिट इक्वेशंस। तो अभी आप एक बार में लिखोगे, नोट तो एक बार में ही करो, ताकि नोट्स एक साथ रखे हुए हैं, तभी जबकि आप रिवीजन करो तो 5-7 तो एक साथ ही रिवाइज हो जाए। पर अभी आपको ये चीज कम समझ में आएगी, तो अभी आप जस्ट नोट इट डाउन कि x की वैल्यू टेंडिंग, ये होता है E4 होता है यूलर नंबर। क्या होता है, यूलर नंबर। ये इंट्रोड्यूस होगा पहली बार अभी एक्सरसाइज 5 में। ये एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.78 के आसपास, ठीक है। ये नंबर इंट्रोड्यूस होगा आपके, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे तो ये इंट्रोड्यूस होगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए लिमिट इक्वेशन ये है, e टू द पावर e फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब फंक्शन के फॉर्म में कहें तो एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे e एक वैल्यू है जिसको बोलते हैं यूलर नंबर, ठीक है, ओके, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो लिमिट इक्वेशन है वो ये है, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 रहती है, और लॉगरिथमिक फंक्शन में जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अब सर e नंबर ना देखे, कोई और नंबर दे दो भाई, a तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 x 10 कुछ भी, एनी नंबर। e हमेशा यूलर नंबर ही रहेगा, e हमेशा जिसकी वैल्यू मैंने बताई 2.78 के आसपास होती। तो सर अगर कोई और नंबर दे दे तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा, अब इससे इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। देखो आप क्या करो, a को e से रिप्लेस करो, a को e से रिप्लेस करो, यहाँ पे a है, वहां पे a के हिसाब से ये फॉर्मूला है। जैसे आपने e लगाया तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, लॉग, भाई a तो इधर आता है, e नीचे आता है ना, तो वहां तो है ही e, तो इधर भी e आएगा, इधर भी e आएगा। और आगे चल के आप सीखेंगे, इसको पढ़ते हैं log e टू द बेस e। कैसे पढ़ते हैं इसको, log e टू द बेस e। आगे चल के आप सीखेंगे कि अगर जिसका लॉगरिथमिक निकाल रहे हो वो बेस से इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी log 2 टू द बेस 2 भी 1 होती है, log 3 टू द बेस 3 भी 1 होती है, log 10 टू द बेस 10 भी 1 होती है, तो log e टू द बेस e भी क्या हो जाएगा, 1। तो इस कारण से इसकी वैल्यू 1 है। जब e आ जाए तो आंसर 1 है, और जब a आ जाए तो आंसर ये है। a मतलब कोई भी नंबर दुनिया का, और e मतलब यूलर नंबर, ठीक है, क्लियर है। 5 इक्वेशन ये हो गई, ये कल तक याद होनी चाहिए बच्चे, तभी हम एक्सरसाइज में कुछ धूम मचा पाएंगे। और छठी 7वीं, हाँ ये वाली जो 7वीं 8वीं तो वही है जो मैंने ऊपर बता दिया आपको, साइन इनवर्स टेन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स। क्या क्या, हाँ इसको एक बार पेंडिंग छोड़ो, इसको तो मैं पेंडिंग छोड़ा नहीं, ये दोनों बता दी ना मैंने। साइन एक्स बाई एक्स आ जाए तो भी ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स आ जाए तो भी ठीक है, दो उसका आंसर भी बने, इसका आंसर भी बने। अब ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जब अभी डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन की इसी से करते हैं, जिसको अपन कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, उसका फॉर्मूला यही है, और आगे चल के ये एक फॉर्मूला बनेगा जिससे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये लिमिट इक्वेशन भी अपने को याद होनी चाहिए, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस। अब सपोज करो यहाँ पे मैं x की वैल्यू a रखूं, जरा रखो x की वैल्यू a रखो, a
a to the power n minus a to the power n 0, तो 0/0 बन रही है। तो यानी कि मैं a की वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, x की वैल्यू a नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे फिर लिमिट इक्वेशन यूज करनी है कि इसकी वैल्यू तो सर ये होती है, डायरेक्ट लिख देनी है। तो ये 7-8 लिमिट इक्वेशंस कल तक याद हो जाएंगी। बोलो पहली क्या थी, पूरी बोलो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x इक्वल टू 1। दूसरी इसी के साथ sin इनवर्स x by x भी हो गया 1, 2 हो गई। फिर इसी के साथ tan x by x भी 1 हो गई और tan इनवर्स x by x भी 1 हो गई, 4 हो गई। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की तो 4 हमको, वैसे cos x में भी होती है लेकिन वो जरूरत नहीं होती उसकी, क्योंकि क्या होती है उसको sin x में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, है ना, तो फिर sin x वाली लगा देते हैं ना। ठीक है, 4 तो ये हो गई। अब टोटल कितनी, 8। तो 4 इंपॉर्टेंट, जिसमें से 3 तो है हमारी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक वाली। सो लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल वाली क्या थी, log x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी में अगर मैं a लिख दूं, e की जगह क्या लिख दूं, a लिख दूं, तो a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा, log a टू द बेस e हो जाएगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन वाली क्या थी, log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये लास्ट वाली तो है ही सही, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस। तो यहां तक के नोट्स बना के आओ बच्चों, 8th तक वैसे तो कुछ नोट्स लिखवाए हैं, छोटे मोटे नोट्स ही। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे फाइनली कंटिन्यूटी। ठीक है, वैसे कंटिन्यूटी के बारे में काफी कुछ बता दिया मैंने, लेकिन एक्चुअल ढंग से कल स्टार्ट करें। ओके ना, चलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।